नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज फिर से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो टारगेट है एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज डिस्कस के साथ आज क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि 20 में से कितना आप सही कर पाए हैं। तो चलिए आज की ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ए योगेंद्र सिंह, बी मिल्खा सिंह, सी मोहिंद्र सिंह, डी अजीतपाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को ही फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? शिमला, कटक, कानपुर, कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक। भारतीय चावल शोध संस्थान आपको कटक में पड़ता है। जबकि शिमला की बात करें तो यहाँ पे आपको आलू हो जाता है। आलू शोध संस्थान आपको शिमला में हो गया और कानपुर में हो गया आपको दलहन हो गया। दलहन हो गया। कोयम्बटूर की बात करें तो कोयम्बटूर में आपको गन्ना शोध संस्थान आपको है। फिर से देखते हैं। शिमला में आपको आलू शोध संस्थान हो जाएंगे, कटक में आपको चावल शोध संस्थान हो जाएंगे, कानपुर में आपको दलहन शोध संस्थान हो जाएंगे और कोयम्बटूर में आपको गन्ना शोध संस्थान हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर से दमदम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? पुणे, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता। कोलकाता में ही दमदम एयरपोर्ट स्थित है। यहाँ पे घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है जिसके लिए 4 है। केरल, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। आगे की तरफ चलते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। जिसमें भाषाओं की बात करें तो टोटल 22 भाषाएँ हैं। टोटल आपको 22 भाषाएँ हो जाएंगे। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय आपको 14 ही भाषा थे। ठीक है। और 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इसके अंदर 3 सूचियाँ आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं। 8वीं अनुसूची हो गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख हो गया। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल शक्तियों का बंटवारा है इसमें। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर से निम्न में से यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, महासभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है जो नीदरलैंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था द हेग में जो नीदरलैंड में पड़ता है। तो यहाँ पे बात करें अंग की बात की है तो सबसे पहले तो यूएनओ जो राष्ट्रीय संघ संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका स्थापना आपको बता दे तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो अंग है टोटल अंग आपको 6 हैं। सुरक्षा परिषद एक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और महासभा। उसके बाद आपका बच जाता है जो एक हो जाएगा प्रन्यास परिषद और जो 6 नंबर हो जाएगा सचिवालय हो जाएगा। तो जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद ये 6 यानी 5 जो अंक बच जाएंगे वो सबका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर से देखते हैं। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, महासभा
प्रन्यास परिषद और एक सचिवालय हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो 3 अप्रैल 1946 ईस्वी का स्थापना हुआ था और यूएनओ का स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आईसी चिप पर किसकी परत होती है? ये जो आईसी चिप होता है उस पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकेल, लोहा, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो चलिए सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का आपको संकेत हो जाएगा SI हो जाएगा, निकेल का NI हो जाएगा, और लोहा की बात करें तो लोहा का आपको Fe हो जाएगा, और तांबा का Cu। तांबा को कॉपर भी कहते हैं और लोहा को आयरन भी कहते हैं। तो यहाँ परमाणु संख्या भी देख लेते हैं। सिलिकॉन का आपको 14 हो जाएगा, निकेल को आपका 28 हो जाएगा, लोहा की बात करें तो लोहा आपको 26 हो जाएंगे, और कॉपर आपका 29 हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं SI चिप पर किसकी परत होती है? तो जी हाँ, तो इसका आंसर तो पता होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत SI हो जाएगा आपको, जिसका परमाणु संख्या 14 होता है। निकेल के NI होता है, जिसका परमाणु संख्या आपको 28 हो जाएगा। लोहा का संकेत जो Fe होता है, जिसका परमाणु संख्या 26 हो गया, और तांबा जो कॉपर के नाम से भी जाना जाता है और इसका संकेत Cu होता है, इसका परमाणु संख्या आपको 29 हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। रेशम पालन कहलाता है, ये जो रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पोमोलॉजी और पिसीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में ही रेशम का उत्पादन किया जाता है। और एपीकल्चर देखो तो एपीकल्चर में आपका जो हो जाएगा मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का पालन हो जाएगा। पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन हो जाएगा आपको, और पिसीकल्चर में आपका मत्स्य पालन हो जाएगा। फिर से देखते एपीकल्चर में आपको मधुमक्खियों का पालन हो जाएगा, सेरीकल्चर में आपका रेशम का पालन हो जाएगा, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, और पिसीकल्चर में आपका मत्स्य उत्पादन का अध्ययन हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ फिर से देखते हैं। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम, यहाँ पे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता के पूछे हैं CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना और अमर्त्य सेन। यहाँ पे सब के सब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, लेकिन सबसे पहले किसको मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1910 ईस्वी में मिला, तो वो भी गीतांजलि के लिए मिले हुए थे, गीतांजलि के लिए मिले थे। इसके बाद इसकी बात करें रमन को, तो इसको जो 1930 ईस्वी में मिला हुआ था। 1930 में क्यों मिला था? तो रमन प्रभाव के कारण मिला था, इसका रमन प्रभाव के कारण मिला था। और इसके बाद बात करते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में मिला हुआ था, ये भी कृत्रिम जीन यानी कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला हुआ था। और अमर्त्य सेन की बात करें तो इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला हुआ था, वो भी 1998 ईस्वी में इसको मिला हुआ था। अर्थशास्त्र कल्याणी अर्थशास्त्र की व्यवस्था से रिलेटिव इसको मिला हुआ था। फिर से देखते हैं CV रमन को 1930 में मिला था रमन प्रभाव के कारण। रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर्वप्रथम मिला था उसमें भारतीय 1910 ईस्वी में गीतांजलि के लिए। अरविंद खुराना को 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला हुआ था। और अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिला हुआ था। चलिए आगे की तरफ चलते फिर से। राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल 6 साल बाद, संकट काल में, कभी नहीं। जी हाँ, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग कभी नहीं होता है। आगे की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1939, 1947, 1930, 1942। तो बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा 1942, यानी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए गए। यहाँ पे 1949 की बात करें तो ये 1949 में आपको सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 1947 में यानी भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। 1930 की बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा शुरू हुए थे। यहाँ पे चले अगले क्वेश्चन। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर और 16 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 सितंबर। 12 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक उपचार दिवस
मनाए जाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? ये चारों ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? शैवाल में, लाइकेन में, जीवाणु में और विषाणु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? ऑक्टोपस जो है किस संघ का जंतु है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, सरीसृप वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोलास्का। मोलास्का जो है, मोलास्का में यानी ऑर्थोपोडा संघ का एक मोलास्का जो ग्रुप हुआ ना, उसमें ऑक्टोपस आते हैं। तो चलिए ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलास्का। तो यहाँ पे बात करें 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में क्या आता है? तो बता दें ऑर्थोपोडा में वही आता है जिसके पैरों की संख्या 4 या 6 जोड़े होते हैं। तो बता दें इसमें ऑर्थोपोडा में आपको आ जाएंगे तिलचटा आ जाएंगे, झींगा मछली आ जाएंगे, मधुमक्खी आ जाएंगे, खटमल आ जाएंगे, मच्छर और टीटी। जो टीटी अभी हाल ही में जो लॉकडाउन था उस समय में देखने को मिला था, ये जो टीटी थे जो पाकिस्तान से आए थे। तो फिर से देखते हैं, ऑर्थोपोडा में आपको तिलचाटा आ जाएंगे, झींगा मछली, मधुमक्खी, खटमल, मच्छर, टीटी। यानी कहने का जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो उड़ते रहते हैं, वही ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में आपको एक तो ऑक्टोपस दिया हुआ है, उसके बाद घोंगा और सीप आते हैं। यानी जिसका बाहरी आवरण काफ़ी कठोर मजबूत आता है वो मोलस्का ग्रुप में आते हैं। और एनेलिडा ग्रुप की बात करें तो एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः एक केंचुआ और जोंक आते हैं। जो मरने की क्षमता हो वो आ जाएंगे। और सरीसृप वर्ग में वो आते हैं जो रेंगते हैं। तो जो रेंगने वाले हो गए आपको छिपकली हो जाएंगे, सांप हो जाएंगे, कछुआ हो जाएंगे और हरियाल हो जाएंगे। ये हमारा रहा है ये 14 नंबर क्वेश्चन के इतना डिटेल्स। फिर से आगे की तरफ चलते हैं। इसको वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज होते रहेगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी तरह का वीडियो आप तक अपडेट होता रहेगा। तो अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? चना में, मटर में, मूंग में और सोयाबीन में। सब में तो प्रोटीन की मात्रा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसमें होता है? तो सोयाबीन में होता है। तो इसमें बता दें आपको 42% प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। तो लोहा का अंश, अगला जो क्वेश्चन है, लोहे का अंश सबसे अधिक, यहाँ पे बात चल रही सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सेब में भी पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, हरी सब्जी, दूध। यहाँ तो बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो बता दें आपका सही आंसर हो जाएगा हरी सब्जी में। और हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आपको लोहा मिलता है, वो भी आपको बोलता है कि साग में यानी पालक में। ये जो पालक होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको लोहा मिलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे। फिर से कहता है गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल कब हुए? यहाँ बात चल रही है कि शामिल कब हुए, तो बता दें इसका 4 तो ऑप्शन दिए गए, 1901, 1924, 1931, 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1901। 1901 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। अधिकतर लड़का क्या करते हैं 1924 छेक देते, नहीं, यहाँ पे शामिल की बात हो रही है। शामिल तो 1901 में शामिल हुआ था। और अध्यक्षता की बात करें, यहाँ पे अध्यक्षता की बात हो तो 1924 ईस्वी में उसने अध्यक्षता किए थे। वो भी क्या था, तो बेलग्राम में किए थे। बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ था, उसमें वो क्या किए थे 1924 में शामिल थे। और ये 1931 है, तो 1931 के बता दें यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। एक गोलमेज सम्मेलन आपको 1930 में हुए थे, पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा हुआ था 1931 में हुआ था। और तीसरा हुआ था 1932 में। तो महात्मा गांधी ने 1931 के जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से। और ग्रुप डी की बात करें 1942 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 1942 ईस्वी में 8 अगस्त को प्रस्ताव किया गया था कांग्रेस के समक्ष, जो कि 9 अगस्त को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। चलिए आगे की तरफ बात करें। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? मनु को, वाल्मीकि को, पाणिनि को और गौतम बुद्ध को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु को ही प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
ये गौर से देखने वाली बात है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? ये फिनिक्स फॉर्म जो है उसकी स्थापना कब किए थे? 1904, 1917, 1918, 1930। तो इसका राइट आंसर 1904 हो जाएंगे, ये जो 1904 हो जाएंगे। और ये जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना आपको बता दें, ये दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी ने किए हुए थे, ठीक है। और ये 1917 की बात करें तो 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे। और 1918 की बात करें तो 1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किए थे, वो भी की क्या, हाँ, गुजरात के मजदूरों के समर्थन में किए थे। 1930 की बात करें तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था और दांडी यात्रा भी 1930 में किए गए थे। और लास्ट प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये जो देवदास उपन्यास लिखे गए थे उसका रचनाकार कौन है? तो उसका तो प्रेमचंद, रसखान, विष्णु शर्मा और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। यहाँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो लेखक, उसके बात करें तो वहाँ पे ये तो एक तो देवदास लिखे थे, उसके बाद एक और बुक लिखे थे जो उस बुक का नाम है चरित्रहीन। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने 2 बुक मुख्यतः उसका हाईलाइट था, वो एक था देवदास और दूसरा था चरित्रहीन। यहाँ प्रेमचंद्र की बात करें तो प्रेमचंद्र का बुक का नाम हो जाएगा आपको गोदान हो जाएगा, गबन हो जाएगा, कर्मभूमि, रंगभूमि। यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। गोदान हो जाएगा, गमन हो जाएगा, कर्मभूमि हो जाएगा, रंगभूमि। और रसखान की बात करें तो रसखान का सबसे फेमस जो उपन्यास है वो प्रेम वाटिका और विष्णु शर्मा का तो पंचतंत्र हो जाएगा। फिर से देखते प्रेमचंद्र का मुख्य रूप से 4 बुक थे, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। और रसखान का जो है सो आपको रसखान का प्रेम वाटिका हो जाएगा, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का तो एक तो देवदास हो जाएगा और दूसरा चरित्रहीन हो जाएगा। अगले वीडियो से प्रयास करेंगे कि उसका विस्तार से नीचे दें ताकि आप लोग को अच्छा से देखें। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा विस्तार रूप से। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।